डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि की जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे, यानी कार्बनिक रसायन की ABCD। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्बनिक अपक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते हैं, कुछ नए बंध बनते हैं। हम एक कार्बनिक अपक्रिया को इस तरह दिखा सकते हैं। ये कार्बनिक अणु है, इस एक को क्रियाधार बोलेंगे। उस पर एक आक्रमणकारी अपकर्मक क्रिया करेगा तो एक मध्यवर्ती बनेगा और फिर इसके बाद उत्पाद बन जाएगा। कभी कभी मध्यवर्ती के साथ उप उत्पाद भी बनते हैं, तो मध्यवर्ती से उप उत्पाद भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें क्रियाधार क्या होता, तो जो नए बंध बनते हैं उनके लिए जो समूह या जो अणु कार्बन की आपूर्ति करता है, उस रिएजेंट को, उसको ही हम क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं। क्रियाधार समझ गए ना क्या होता? क्रियाधार होता है वह अणु या समूह जो नए बनने वाले पदार्थ के लिए कार्बन की आपूर्ति करता है। यदि दोनों रिएक्टेंट कार्बन की आपूर्ति करते हैं, यानी दोनों अपक्रियक कार्बन की आपूर्ति करते हैं, तो उनमें जो बड़ा होगा वो मुख्य अणु क्रियाधार कहलाता है। और इसके अलावा जो परिवर्तन के लिए जिम्मेवार समूह रहते हैं, अणु रहते हैं, वो आक्रमणकारी रिएजेंट कहलाते हैं। और जो उनके बीच में अस्थायी रूप से पदार्थ बनते हैं, बहुत अस्थायी होते हैं, इसके बाद वो उत्पाद में टूट जाते हैं, इनको हम मध्यवर्ती कहते हैं। इनका स्तर तो बहुत कम रहता है, यानी बहुत कम समय के लिए ये बनते हैं। अब बात करें अपक्रिया की क्रियाविधि के लिए। किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचालन, यानी इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से किस परमाणु की ओर जा रहे हैं, कौन से बंध पे जा रहे हैं, आबंध का विदलन, यानी आबंध कैसे टूटता है, और आबंध निर्माण, इन सारे कामों के समय जो काइनेटिक्स या जो जिस तरह से बदलते हैं, जो उसमें कैसे कैसे चेंजेज आते हैं, इन सब चीज़ों का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, वही अपक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। अर्थात किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचालन, आबंध विदलन, आबंध निर्माण के समय की जो और्जिकी है तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन अपक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बनिक अपक्रिया में कार्बन कार्बन या कार्बन और किसी अन्य तत्व से जुड़े बंध टूटते हैं और नए आबंध इसमें बनते हैं। इन कामों में, इनमें जो भी चेंजेज होते हैं, उन सबको क्रियाविधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्रियाविधि की सहायता से हम यौगिक की क्रियाशीलता समझ सकते हैं, कौन सा यौगिक अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, और नए कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यानी यदि हमें अपक्रिया की क्रियाविधि का पता हो तो हम उसकी परिस्थितियों के बारे में विचार कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन सा उत्पाद बनेगा, कैसे बनेगा। आइए पहले हम मूलभूत बातें समझ लें, तब हमें ये क्रियाविधि समझ में आएगी। सबसे पहले हम देखें सहसंयोजक आबंध जो पहले से बना हुआ है, वो किस तरह से टूटता है, किस तरह से उसका क्लीवेज होता है। ये दो प्रकार के विदलन होते हैं, एक तो है विषम अपघटनी विदलन और दूसरा होता है सम अपघटनी विदलन। ये है होमोलिटिक क्लीवेज और ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो जो पहले बात करें हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज यानी विषम अपघटनी विदलन की, इसमें जो सहसंयोजक बंध है उसके साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाते हैं।
अब किसी एक के पास चले जाते हैं, मतलब ठीक इस तरह से है कि आपके मान लो आप दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर्स के पास मिला करके 100 रुपये का एक नोट है। अब उसको आधा आधा नहीं फाड़ा जा सकता है, तो वो 100 का नोट किसी एक के पास रहेगा, तो एक के पास ज़्यादा पहुंच जाएंगे और दूसरे के पास इतने कम हो जाएंगे। इसी तरह का जब कार्बन और किसी अन्य परमाणु के बीच बना हुआ सहसंयोजक बंध टूटता है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर पहुंच जाता है और उस पर अष्टक पूर्ण रहता है, जबकि कार्बन पे अष्टक अधूरा हो जाता है। कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और विद्युत ऋणी परमाणु उस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है वो C3Br का है। पता है ब्रोमीन एक हैलोजन है, एक विद्युत ऋणी तत्व है। तो जब इसका विषम अपघटनी विदलन होता है तो ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म चला जाता है। तो इस तरह से ब्रोमीन पे आप 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चूँकि ब्रोमीन परमाणु पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा ऋणावेश इस पर आ जाता है और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। चूँकि इसमें हाइड्रोजन के साथ साझी के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इस पर एक धनावेश आ जाता है। इस तरह की जो विदलन है वो विषम अपघटनी यानी हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। इसमें जो कार्बन वाली स्पीसीज बनती है, इस पर धनावेश रहता है, इसको हम कार्बोधनाइन या कार्बोकैटाइन कहते हैं। कार्बोकैटाइन हिंदी में कार्बोधनाइन या कार्बेनियम आयन भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे जब क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम इसकी तुलनात्मक स्थायित्व की बात भी करेंगे, कार्बेनियम के प्रकार की बात करेंगे। तो जो कार्बेनाइन वो कार्बेनियम आयन यानी कार्बोकैटाइन कार्बन की के आधार पर ही 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं जी। यदि धनावेश प्राथमिक कार्बन पे है तो ये प्राथमिक कार्बोधनाइन कहलाएगा, यदि ये द्वितीयक पे है तो ये द्वितीयक कार्बोधनाइन कहलाएगा, और तृतीयक पे है तो तृतीयक कार्बोधनाइन कहलाएगा। यानी जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्या होते हैं, इसको एक बार और देख लें। ऐसे कार्बन जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़े हैं वो प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम ये सब ऐसे भर दें, केवल एक तरफ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। इसको 1 डिग्री लिख के दर्शाते हैं। और ये जो दूसरे नंबर का ये कार्बन है, आप देख सकते हैं एक इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इससे जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये द्वितीयक कार्बन कहलाता है। ये तृतीयक कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 जगह जुड़ा है, 1 2 और 3, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये तृतीयक कार्बन कहलाएगा। और ये जो कार्बन है आप इसको देख सकते हैं, ये 4 जैसे जुड़ा है, देखिए इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, 1 2 3 और 4, तो इसको चतुष्क या चतुर्थक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, यदि प्राथमिक कार्बन पर धनावेश है तो वो प्राथमिक कार्बोधनाइन कहलाएगा, यदि द्वितीयक पर धनावेश है तो द्वितीयक कार्बोकैटायन कहलाएगा, और यदि तृतीयक कार्बन पर धनावेश है तो ये तृतीयक कहलाएगा। इस तरह से ये कार्बोकैटायन 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। इनका स्थायित्व है ये प्रेरक प्रभाव पर निर्भर करता है। अप्रेरक प्रभाव की चर्चा हम आगे करेंगे। संयुग्मन का भी प्रभाव इस पर पड़ता है, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, और हम इसको फिर और अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे। देखिए स्थायित्व का क्रम ये है, छोटा कार्बोकैटायन है, सबसे छोटा मेथिल
समूह में जब धनावेश रहता है तब ये आपका सबसे छोटा मेथिल कार्बोधनाइन कहलाता है। ये एथिल कार्बोधनाइन इससे अधिक स्थायी होता है, क्योंकि जैसे बड़ा होता जाएगा इसकी तुलना में अधिक स्थायी रहेगा। लेकिन जो द्वितीयक धनायन है, माने इसमें देखिए एक इस जो किस कार्बन का धन है उस पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, ये इसकी तुलना में और अधिक स्थायी होगा और तृतीयक और अधिक स्थायी होगा। अब हम देखें कार्बोधनायन की आकृति क्या होती है। आपको पता है कि जब कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो sp3 संकरित होता है, लेकिन इसमें से एक संयुक्ता इसकी खाली रहती है और एक धनावेश रहता है। तो ऐसे में जो धनावेशित कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में रहता है। आप जानते ही हैं sp2 संकरित अवस्था में एक S और 2 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं और इसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय समतली होती है। अब जो कार्बन में है उसके पास एक p ऑर्बिटल जो कि असंकरित है, संकरण में भाग नहीं लिया, ये बचा हुआ है, ये इस पर आपका धनावेश रहता है। तो ये जो त्रिकोणीय समतल है इसके ऊपर नीचे रहता है, इसकी लंबवत रहता है, इस प्रकार रहता है। इसको हम ऊपर का भाग माने, ये नीचे का भाग माने, तो एक ऊपर माने अगर समतल में हम त्रिभुज मानते हैं तो एक ऊपर रहेगा एक इसके नीचे रहेगा लोब इसका। तो इस तरह से इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होती है। आइए हम अब दूसरे संभावना पे जाएं। जब ऐसी स्पीशीज बनती है जिसमें सांझी का इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के पास आ जाता है तो इस पे ऋणावेश आ जाता है। ये कब होगा? जब जुड़ा हुआ जेड परमाणु जिसको मान लिया हमने, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम हो, हाइड्रोजन से कम हो, तब सांझी का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा। ऐसे में कार्बन के पास कार्बन परमाणु पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अष्टक पूर्ण रहेगा इसका, इस पर एक ऋणावेश आ जाएगा और जेड पे धनावेश आ जाएगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से जो स्पीशीज बनती है कार्बन की जिस पर ऋणावेश रहता है इसको हम कार्ब ऋणायन यानी कार्ब एनायन कहते हैं। इसमें कार्बन से जुड़ा जो समूह है जेड वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन का युग्म कार्बन के पास रहता है। इस तरह से विषमांश विदलन वाली जो कार्बनिक अपक्रियाएं हैं ये आयनिक अथवा विषम ध्रुवी या ध्रुवीय अपक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि इसमें एक तो आयनन होता है, आयनन नहीं है तो ये ध्रुवण होता है, विषम ध्रुवी या ध्रुवीय अपक्रियाएं कहते हैं। अब विदलन का दूसरा प्रकार देखें। विदलन यदि समाप घटनी यानी समांश विदलन हो यानी होमोलिटिक क्लीवेज हो अगर, तो ऐसे में क्या होगा? होमोलिटिक माने एक जैसा, यानी जो सांझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। इसको हम होमोलिटिक यानी समांश या समघटनी विदलन कहते हैं। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन का संचालन होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉनों का संचालन दोनों परमाणु में हो जाता है, तो बनने वाले जो कार्बनिक स्पीशीज होती है वो उदासीन रहती है। इसको हम मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको हम रेडिकल या मूलक कहते हैं। तो जो समांश विदलन या समाप घटनी विदलन है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एक्स परमाणु जुड़ा है, मान लीजिए हेलोजन है, तो जब इसको हम ताप देंगे या प्रकाश की ऊर्जा देंगे तो ये जो सांझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के पास चला जाएगा। तो इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन
मुक्त रहेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा, तो इसको हम मुक्त मूलक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने जब समांश विदलन दर्शाया था तो हमने तीर पूरा दिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक में पूरा स्थानांतरित होता है। देखिए यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किस पे हुआ, ब्रोमीन पे हुआ, तो ब्रोमीन की तरफ पूरा तीर है। यहाँ पे स्थानांतरण कार्बन की पे ऊपर हुआ तो कार्बन की तरफ पूरा तीर दर्शाया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ गए तो आधा आधा तीर दर्शाया, इसको फिश हुक भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे आधा तीर आर की तरफ जा रहा है, आधा तीर एक्स की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिश हुक। बंसी आपने देखी होगी ना, जिस मछली फंसाने के लिए जो बंसी होती है ना, वैसी। तो ये फिश हुक द्वारा इसको हम दर्शाते हैं, माने ये समांश विदलन बताता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन एक आर के पास पहुंच गया, एक एक्स के पास पहुंच गया। इसमें भी कार्बन की प्रकृति के अनुसार इनको भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित कर सकते हैं, माने ये 3 प्रकार हो सकते हैं इसके भी। इसमें जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त मूलक, यदि वो कार्बन प्राथमिक प्रकृति का है तो प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाएंगे। यदि वो द्वितीयक प्रकृति का है, यानी उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो वो द्वितीयक हो जाएगा, और 3 जुड़े हैं तो तृतीयक हो जाएगा। और इनका स्थायित्व का क्रम भी प्राथमिक से तृतीयक की ओर बढ़ता है। इसमें जो क्रियाएं होती हैं ये अध्रुवीय क्रियाएं कहलाएंगी। मुक्त मूलक की क्रियाएं भी कहलाती हैं, ये समध्रुवीय अध्रुवीय क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से ये विदलन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिए, इसको बार बार समझिए, क्योंकि आगे जब आप क्रियाओं को पढ़ेंगे तो उसको समझने में ये बहुत काम देगी, आपको बहुत सहायता मिलेगी। और इसको ये मान लीजिए, जैसा कि आप किसी भी भाषा को समझते हैं तो उसकी जब ABCD पहले पढ़ते हैं, आप उसकी वर्णमाला पढ़ते हैं, तो ये उसकी वर्णमाला ही मान लीजिए, यानी ये कार्बन साइन की ABCD है।